हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपरिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम पढ़ रहे थे क्या 7th चैप्टर, हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बायो-सेवर्ट का नियम। आज हम पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, तो इसका पहला अनुप्रयोग है, हम देखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में। अनुप्रयोग नंबर 1, अनुप्रयोग पहला अनुप्रयोग क्या है। अनंत विस्तार के धारावाही चालक तार के कारण, अनंत विस्तार के धारावाही चालक तार के कारण, अनंत विस्तार के धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण अनंत विस्तार के या अपरिमित विस्तार के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पहला अनुप्रयोग है बायो-सेवर्ट के नियम का। अनंत विस्तार के धारावाही चालक तार के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझें इसको, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बोर्ड के हिसाब से भी। तो हमें को एक अनंत विस्तार का तार लेना है, तो हमने ऐसा लिया, ये एक तार हो गया अनंत विस्तार का, या अनंत लंबाई का एक चालक तार हो गया। इस तरह से मान लिया ये अनंत विस्तार का चालक तार है, या अपरिमित विस्तार का एक चालक तार है। इसके कोई परिमित लंबाई ले ली हमने, एक सीमित लंबाई ले ली इस तार की, ये XY, ये अपरिमित लंबाई का चालक तार है, जिसकी हमने कैसी लंबाई ली, परिमित लंबाई ली या सीमित लंबाई ले ली। ये इस तार की क्या हो गई, एक परिमित लंबाई हो गई या सीमित लंबाई हो गई। इस सीमित लंबाई के तार के कारण हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसको नाम दे दिया XY, ठीक है। इसमें I धारा प्रवाहित होती है इस चालक तार में। जो I धारा है वो X से Y की ओर प्रवाहित होती है। इस चालक तार के एक बिंदु लिया, यहाँ पे हमने कोई बिंदु O मान लिया। चालक तार के पर स्थित बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, बिंदु O से D दूरी मान लो, R मान लो, D दूरी पर चालक तार के लंबवत एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है, ये बिंदु P। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एक तो Y सिरे से इसको मिला दिया और एक इसको X सिरे से ज्वाइन करवा दिया। फिर से देखें, एक तो हमने इसको Y सिरे से ऐसे ज्वाइन करवा दिया, Y सिरे से मिला दिया, और दूसरा ये वाला बिंदु X सिरे से भी मिला दिया। यहाँ से भी, यहाँ से हमने X सिरे से और Y सिरे से, दोनों सिरों से ये बिंदु मिला दिया। जब इसको दोनों सिरों से मिलाया तो हमने ऐसा माना यहाँ पे कि जो अलग अलग कोणों पर मिलता है, ये वाला कोण आपके लिए बन रहा है φ1 और ये वाला कोण आपके लिए बन रहा है क्या, φ2। दो अलग अलग कोण बनाता है φ1 और φ2, ठीक है। ये बनता है आपके पास क्या, φ2 और ये बनता है φ1। इतनी बात समझ आ गई। ये 90 डिग्री है दोनों सतह, और ये जो दूरी ली है हमने यहाँ से, ये दूरी हो गई D। कितनी दूरी हो गई, ये D दूरी हो गई। तो D दूरी पर स्थित है ये बिंदु P, स्मॉल d। कितनी दूरी पर स्थित है, इससे D दूरी पर स्थित है सॉरी। अब हमने क्या किया, इस परिमित लंबाई के चालक तार की सतह पर एक अल्पांश लिया DL लंबाई का, एक अल्पांश भाग लिया। कितनी लंबाई का लिया, एक AB अल्पांश भाग लेते हैं जो कितनी लंबाई का है, DL लंबाई का है, ठीक है।
इस डीएल लंबाई के अल्पांश के कारण यहाँ पे एक कोई इसका भाग स्थित है, इसको हमने कह दिया, इस बिंदु को कह दिया पी हो गया ये क्यू, ये जो दूरी हो गई ये हो गई एल क्यू भाग तक की। और जब इस अल्पांश भाग के कारण हमको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रेक्षण बिंदु जोड़ना है, सॉरी, इसके कारण हम यहाँ पे एक आर दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु लेते हैं, ये इस तरह से इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, इससे जो प्रेक्षण बिंदु लिया गया है ये वाला, ये जो दूरी है ये है आपके पास आर, और ये जो कोण है वो है फाई। ठीक है, और ये जो कोण है ये कोण बन रहा है आपके पास थीटा। अल्पांश जो है वो हमने जैसे अभी बायो-सेवर्ट के नियम में जो पढ़ा था वो कोण था थीटा। फिर से समझें, चित्र हमने कंप्लीट कर लिया। क्या बताया, माना एक अपरिमित लंबाई का चालक तार है जिसमें आई धारा, इसकी एक परिमित लंबाई ले ली एक्स वाई। इसमें क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है एक्स से वाई की ओर, एक्स से वाई की ओर। इस चालक तार के मध्य बिंदु, चालक तार पे कोई बिंदु लिया ओ, उसे स्मॉल डी दूरी पर चालक तार के लंबवत एक बिंदु P स्थित है, चालक तार के लंबवत एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है डी दूरी पर। तो हमने इस परिमित लंबाई जो ली थी उन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, ये वाला कोण आपका φ1 बन गया, ऊपर वाला φ2 बन गया। फिर इसकी सतह पर एक AB अल्पांश लिया डीएल लंबाई का। कितना अल्पांश लिया, AB। कितनी लंबाई का अल्पांश लिया है, डीएल लंबाई का एक अल्पांश भाग लिया है हमने AB। ठीक है, कितनी लंबाई का लिया, डीएल लंबाई का, ये अल्पांश भाग ले लिया इस पर AB। तो इस अल्पांश भाग को जब इससे मिलाया तो ये R दूरी हो गई, ये कोण थीटा हो गया, ये फाई बन गया। अब देखो, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से, क्या बताया, अल्पांश AB के कारण हम यहाँ पे लिखते हैं चालक तार पर लिए अल्पांश, क्या लिखेंगे, चालक तार पर स्थित, चालक तार पर स्थित अल्पांश, चालक तार पर स्थित अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से। तो यहाँ पे अगर आप बायो-सेवर्ट का नियम लगाओगे तो यह जाएगी कितनी, dB बराबर μ0/4 इंटू IDL साइन थीटा बटे r²। ये समीकरण हो गया आपके पास एक। बट हमको यहाँ पर जो कोण बना रहे हैं वो बना रहे हैं φ1 और φ2, तो इस थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, φ1 और φ2 के टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, कौन सा, QOP, ये समझ पा रहे हैं, QOP। तो हमने यहाँ पे लिखा समकोण त्रिभुज QOP में, अगर इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे QOP की, तो ये एंगल थीटा है, ये कोण फाई है, ये थीटा है, ये फाई है, और ये 90 है। अगर 190, तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं ना, तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, अगर 190 तो बचे हुए दो कितने होंगे, 90 होंगे। तो हमने लिखा इस त्रिभुज में क्या पाएंगे, थीटा प्लस फाई बराबर 90। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 90 माइनस फाई। अब ये थीटा का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो हमने कहा थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर थीटा का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप ये थीटा का मान रखोगे 1 नंबर समीकरण में, तो ये बनेगा dv बराबर μ0/4 इंटू IDL साइन क्या लिखा 90 माइनस फाई अपॉन में r स्क्वायर। साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइड में लिख लेना, हमेशा जानते हैं क्या, साइन कहीं ज़रूरत पड़ जाए 90 माइनस थीटा की, तो ये होता है क्या आपके पास में कॉस थीटा। और अगर ये कॉस थीटा होता है तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि dv बराबर μ0/4 इंटू IDL cos फाई अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज मानी है वो समझें। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया, कौन सा, QOP। कौन सा त्रिभुज लिया, QOP सॉरी। तो हमने लिखा क्या, यहाँ पे हमने लिखा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QOP में, ये वाला समकोण त्रिभुज लिया QOP में। QOP अगर मैं कह दूं ये कोण फाई है, ये कोण कितना है, फाई, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कॉस फाई। कॉस फाई, कॉस को क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये आर हटाना है और आर को किसके रूप में लाना है, डी के रूप में, क्योंकि हमको डी दूरी पर चाहिए, डी दूरी पर चाहिए, तो आर आपका किसके रूप में आना चाहिए, डी के रूप में। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आप देख पाएंगे आधार क्या है इसमें, कोण के सामने वाली भुजा, फाई के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो आधार क्या है इसमें, ये डी हो जाएगा, डी आधार हो गया, आधार क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि कोण के सामने लंब तो ये आधार, तो डी बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा, ये वाली भुजा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर। तो हमने क्या लिख पाए, कॉस फाई का मान आया डी अपॉन आर, इस आर को इधर ले गए तो ये क्या बन गया, डी अपॉन कॉस फाई, और 1 बटे कॉस फाई क्या होता है आपके पास में, सेक फाई होता है। तो ये आर का मान यहाँ से निकल गया आपके पास क्या, डी सेक फाई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। आर का मान क्या आ गया, डी सेक फाई आ गया। ये बात समझ पाए, आर का मान हमने डी सेक फाई कैलकुलेट कर लिया। तो एक तो यहाँ पे आर का मान रखना है अपन को, दूसरा ये डीएल को एल के टर्म्स में लाना है। तो इसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमने क्या लिखा, इसमें हम लिख पाएंगे ऐसे, देखें, इसी समकोण त्रिभुज की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने लिखा समकोण त्रिभुज QOP में, समकोण त्रिभुज QOP में, इसी समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये कोण फाई है, तो मैंने लिखा टेन फाई बराबर, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये बन पाएगा टेन फाई इज इक्वल टू लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब OQ हो गया, OQ का मतलब क्या हो गया, L, कोण के सामने वाली भुजा लंब, आधार कितना हो गया, D, इसके इधर गुणा करें तो ये बनेगा L इक्वल टू डी टेन फाई, ये बन गया L इक्वल टू क्या बन गया, डी टेन फाई। अगर ये L इक्वल टू डी टेन फाई बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका आंशिक अपकलन करेंगे। आंशिक अपकलन करने पर देखें क्या मिलता है हमको। तो देखो हमने लिखा क्या कि दोनों पक्षों का आंशिक अपकलन करने पर क्या लिखा है यहाँ पे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर, जब यहाँ पे आप दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करेंगे तो एल का अवकलन डीएल हो जाएगा। एल का अवकलन क्या हो जाएगा? डीएल। डी कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा समझना, वाई वाले बच्चों को हो सकता है यहाँ थोड़ी समस्या जाए। एल का आंशिक अवकलन डीएल, डी कांस्टेंट माना, टेन फाई का बनता है सेक स्क्वायर फाई और फाई का अलग से डी फाई। ये समीकरण नंबर हो गया 4। ये वाली बात आपको याद रखनी है बाई वाले बच्चों को कि जब आंशिक अवकलन करेंगे तो एल का डीएल, डी कांस्टेंट है, टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई और फाई का डी फाई। तो हम क्या कहेंगे, आर एवं डीएल का मान समीकरण 3 एवं 4 से 2 में रखने पर, यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉल आर एवं डीएल का मान समीकरण 3 एवं 4 से 3 एवं 4 से समीकरण 2 में रखने पर, 3 एवं 4 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 3 एवं 4 से जब हम इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये बनेगा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, और dl को आप क्या लिख सकते हैं, dl की जगह क्या लिखेंगे, d सेक स्क्वायर फाई डी फाई, क्या लिख पाएंगे, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कोस फाई भी तो है, डीएल की जगह क्या बना, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कोस फाई अपॉन आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, डी सेक फाई इसका होल स्क्वायर, डी सेक फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद तो आगे आपका क्या बनेगा, ये टर्म ये बन जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या, ये हो जाएगा आपका क्या, आई डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये बनेगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। देखें सेक स्क्वायर फाई से ये सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से ये एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, dv बराबर बच गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये क्या बचेगा, आई कोस फाई डी फाई अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। इतनी बात समझ पा रहे होंगे आप। अब देखो हमको चालक के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दोनों पक्ष क्या धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही चालक के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण कुल तीव्रता कितनी आएगी, तो कुल तीव्रता आएगी B बराबर समाकलन dV। अब ये dV कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा -φ1 से φ2। ये कैसे जाएगा ये समझे, -φ1 से φ2 क्यों लिखा, -φ1 से φ2 इसलिए लिखा कि देखो ये वाला एंगल जो है ये φ1 वाला ये बन रहा है तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस में, कहाँ बन रहा है, ये तुम्हारा ऋणात्मक दिशा की ओर बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है तुम्हारा 4th क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये वाला एंगल कैसा बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ऋणात्मक बनेगा, और ये वाला जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तो ये धनात्मक बनेगा। ये नीचे की 4th क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमको φ1 से -φ1 से φ2, -φ1 से φ2 ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में है और ये पहले चतुर्थांश में है। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे -φ1 से लेके φ2।
क्या लिख पाएंगे, -φ1 से φ2। ये हमने इसकी लिमिट लगा दी। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप बाद लगा सकते हैं इस लिमिट को। सिंपली हमने ऐसे कैलकुलेट किया, क्या किया, समाकलन dv। अब लिखा dv का मान समीकरण 5 से रखने पर, dv का मान समीकरण 5 से रखने पर, समीकरण 5 से रखने पर dv का मान रखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 5 से, तो ये बनेगा b बराबर समाकलन dv क्या है, μ0/4π इंटू i cos phi अपॉन d इंटू डी फाई। ठीक है, और ये लिमिट लगा दी -φ1 से +φ2। समझ में आ गया, क्योंकि φ1 नेगेटिव डायरेक्शन में था और φ2 पॉजिटिव में। फाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाई के सापेक्ष करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और ये बनेगा -φ1 से +φ2। μ0 आई अपॉन 4πd, तो ये बन जाएगा क्या, cos phi d phi। समाकलन कर देते हैं इसका cos phi का, तो b बराबर आएगा μ0 आई अपॉन 4πd, और cos phi का समाकलन क्या होगा, cos phi का sin phi, क्या आएगा, sin phi, और लिमिट माइनस का φ1 से φ2। ध्यान रखना, cos phi का sin phi का माइनस cos phi बनेगा, तो cos phi का बन जाएगा sin phi, cos phi का sin phi। आगे देखते हैं इसके बाद, अगर हम लिख पाएंगे तो देखो आगे हमने क्या लिखा है इसको, b इक्वल टू μ0 आई अपॉन 4πd, μ0 आई अपॉन 4πd। लिमिट रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट, तो हमने लिखा उच्च कोटि, तो साइन φ2, माइनस लगाते हैं फिर निम्न कोटि, तो हमने लिखा साइन माइनस का φ1। ठीक है, अब हमको पता है कि ये साइन माइनस थीटा जो है, साइन माइनस थीटा जो है वो था माइनस का साइन थीटा। तो आप इसको लिख पाएंगे b बराबर μ0 आई अपॉन 4πd, और ये बन जाएगा साइन φ2 माइनस, और ये क्या बनेगा, माइनस साइन φ1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आ गया हमारा क्या, μ0 आई अपॉन 4πd, और यहाँ लिख पाएंगे हम क्या, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो ये धारावाही चालक के परिमित भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई क्या, b बराबर μ0 आई अपॉन 4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।